रेवाड़ी शहर में ज़मीन का बड़ा खेल है और उसकी गहराई में और ज़्यादा जाने की ज़रूरत थी। प्रशासन जो है लोगों के लिए होता है, प्रशासन कोई ऐश करने के लिए नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि जो हमारे सवर्ण जातियां हैं वो आज भी जो निचला सफाई कर्मचारी है उसके साथ बैठ के अपने घर में खाना खा लेते होंगे या उसके घर में खाना खाने चले जाते होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि रेवाड़ी ने मुझे बहुत मौका दिया है अच्छे काम करने का। गंदगी साफ़ करने को छोटा काम नहीं मानेंगे, तभी सही मायनों में स्वच्छता आएगी। और मेरा जो फोकस रहा है वो भी यही रहा है कि गंदगी हटाने को, सफाई को हम छोटा काम ना समझें। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अशोक कुमार गर्ग। सर, आप उपायुक्त रहे हैं और अभी आपका तबादला हुआ है, लेकिन लोग आपका तबादला स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप बताएंगे कि आपकी उपलब्धियां ऐसी क्या रही कि लोगों में आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कर्मचारी हो छोटे स्तर का, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि लोगों को इतना हम कंफर्टेबल बनाएं कि लोगों की हमारे तक पहुंच आसान हो, लोग अपनी बात हमें आसानी से कह सकें। यह सबसे बड़ी बात है। और मैंने पहले दिन से ही ये मैसेज दिया लोगों को कि आप आना चाहें तो आपके दरवाजे कि डीसी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने समस्याएं बताई, उनमें से बहुतों का समाधान भी हुआ होगा, कुछ का नहीं भी हुआ होगा, लेकिन लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि प्रशासन ऐसा है जो हमारी बात सुनता है। शायद वही एक कारण है कि ऐसे प्रशासन को लोग चाहते हैं जो लोगों की बात को सुने। स्वच्छता को लेकर आप हमेशा से सक्रिय रहे हैं, आपने बहुत सारे प्रयास भी किए। अभी हाल ही में डीएमसी के साथ मिलकर भी आपने काफ़ी प्रयास किए स्वच्छता के लिए, तो अभी कितने वो प्रयास सफल रहे? देखिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि किसी भी शहर या गांव में स्वच्छता तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ के लोग इसमें शामिल ना हो। केवल एक तबके को पूरे शहर की सफाई का बोझ दे देना जी। ये न्याय उचित भी नहीं है। तो जब हम सब लोग सचेत होंगे स्वच्छता के प्रति, गंदगी नहीं फैलाएंगे और गंदगी साफ़ करने को छोटा काम नहीं मानेंगे, तभी सही मायनों में स्वच्छता आएगी। और मेरा जो फोकस रहा है वो भी यही रहा है कि गंदगी हटाने को, सफाई को हम छोटा काम ना समझें। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, तो अभी आपको क्या लगता है जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कितनी राहत मिली है? क्योंकि आपने शायद निजी तौर पे देखा है कि उनकी कितनी समस्याएं रही हैं, क्या क्या उनको दिक्कत होती है, तो अभी आपने उनके लिए काम किया, तो अगर उनकी बात करें निजी तौर पर, तो क्या उनको राहत मिली है कुछ? देखिए, सफाई कर्मचारियों की या इस तरह का जो तबका है, इनके प्रति जो अन्याय है समाज का, वो 3-4 तरह का है। जी। पहला अन्याय तो है कि हम इनको आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में अछूत समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे सवर्ण जातियां हैं वो आज भी जो निचला सफाई कर्मचारी है उसके साथ बैठ के अपने घर में खाना खा लेते होंगे या उसके घर में खाना खाने चले जाते होंगे। तो ये जो अलगाव है ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा, इनको हम इंसान नहीं समझते। मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ कि इंसान नहीं समझते, बराबर का इंसान तो समझते ही नहीं है। तो ये हमारी सोच में बहुत पुराने समय से एक खराबी है। और हमारा जो समाज है वो ऊंच नीच पर आधारित है। समाज में सीढ़ियाँ हैं, चाहे कास्ट सिस्टम है, चाहे आर्थिक सिस्टम है। तो इसलिए हर आदमी जब दूसरे से मिलता है तो पहले ये सोचता है कि मेरे से छोटा है या बड़ा है। बराबरी के संबंध हम जानते ही नहीं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो निचले पायदान पे लोग हैं उनको होता है। तो समाज में भी उनको हम छोटा समझते हैं, इंसान नहीं मानते, बराबर का इंसान नहीं मानते, और उनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते। शादी की बात तो बहुत दूर की बात है। ये तो सामाजिक स्तर पे उनके साथ अन्याय हो रहा है। आर्थिक स्तर पे आप देखें कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण काम ये लोग करते हैं
ये ऐसा काम है कि जिसको करते हुए बीमार पड़ जाते हैं। सारा दिन धूल मिट्टी में ही काम करते हैं। कहीं पे सफाई कर्मचारी झाड़ू दे रहा है सड़क पे और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आप कोशिश करते हैं उसको ये कहने की कि मुझे जा लेने दें, तब तक के लिए काम बंद कर दें। लेकिन हम कल्पना करें कि वो उसको तो यही करना है, हम 1 मिनट की भी धूल बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उसको 8-10 घंटे वही धूल सहन करनी है। तो उसका काम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीमार पड़ते हैं। और चौथी बात, ये ज़्यादातर लोग कच्चे कर्मचारी हैं और इनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है। समाज के जो अच्छे सभ्य लोग हैं, मुझे तो लगता है कि यदि हम उनको 5 गुना 10 गुना तनख्वाह भी दें तो भी शायद वो ये काम नहीं करेंगे। तो अलग अलग स्तर पर इनके साथ भेदभाव होता है। उसमें राहत इनको क्या मिले एक अधिकारी के तौर पे, मुझे लगता है कि एक तो ये मैसेज समाज में दिया जाना चाहिए कि ये समाज का सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और समाज को इनका एहसान मानना चाहिए, इनको दुत्कारना नहीं चाहिए, इनको अपने से दूर अछूत नहीं समझना चाहिए। ये मैसेज समाज में जाए तो समाज का व्यवहार इनके प्रति बदलेगा और समाज का व्यवहार बदलेगा तो जो इनकी आर्थिक रूप से सबसे कम तनख्वाह मिलती है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली इनकी बढ़ेगी। तो मेरा जो फोकस था समाज को ये मैसेज देने का था कि सफाई कर्मचारी समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना शहर नहीं बच सकते। आपके शॉपिंग मॉल ना हो, सिनेमा ना हो, मैं तो कहता हूँ किराने की दुकान भी ना हो, किसी भी तरह की कोई दुकान ना हो, शहर बच सकता है। सफाई कर्मचारी ना हो तो 1 महीने के बाद शहर उजड़ना शुरू हो जाएगा। ये बात शहर के लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो इस बात को समझेंगे तो व्यवहार बदलेगा, समाज का व्यवहार बदलेगा, सोच बदलेगी। तो आपने जो प्रयास किए उससे लगता है आपको कि लोगों ने कुछ सीखा है या बदलाव आया है? मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों में तो बदलाव आया ही है और सफाई कर्मचारियों में भी आया है और सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सोच है समाज की उसमें भी आया है। सफाई कर्मचारी को भी बहुत ज़्यादा दबके नहीं रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आज मतलब उनमें भी कॉन्फिडेंस कम होता है, वो खुद को ही मान लेते हैं कि हम नीचे हैं आपसे। हाँ, क्यों माने वो? मतलब मेरा तो ये मानना है कि नीचा तो वो है जो समाज के लिए गलत काम करता है जी। जो रिश्वत लेता है वो नीचा है, जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता वो नीचा है, जो मिलावट करता है खाने पीने की चीज़ों में वो नीचा है, जो आपकी सड़कें पुल बनाता है उसमें मिलावट करता है वो नीचा है, जो हराम का पैसा कमाता है वो नीचा है। ये लोग तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सभी अधिकारी आप जैसा सोच ले तो उद्धार ना हो जाए देश का? केवल अधिकारी नहीं, सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, तो आपने ज़िले को काफ़ी करीब से देखा है अभी, तो आप बता सकते हैं कि इस ज़िले की खासियत क्या रही है अगर आपसे पूछा जाए तो? देखो, मैं पूरे हरियाणा में लगभग नौकरी कर चुका हूँ। जी। अहीरवाल में मेरी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अनुशासित हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मेरे 11 महीने के टाइम में किसी तरह कोई इशू नहीं आया। लोग अधिकारियों की इज्जत भी करते हैं और अधिकारी यदि सही बात कह रहा है तो उसको मानते भी हैं। ये मुझे की सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी। अभी ज़िले में अगर हम देखें तो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब पिछले टाइम के कंपैरिजन में अब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। भले ही आप उसको साइबर क्राइम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो उसका क्या मतलब रीज़न रहा है पीछे? देखो, ये तो मैं अधिकारी के तौर पे नहीं, समाज को स्टडी करने के तौर पे कह सकता हूँ जी। कि जब एक सुखी समाज नहीं बनेगा तो अपराध तो बढ़ेंगे। समाज में जब अच्छे रोल मॉडल नहीं होंगे और समाज के लोगों को ये लगेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो हर आदमी ताकत और पैसे के पीछे भागेगा और अपराध बढ़ेंगे। तो समाज को अच्छे आदर्शों की ज़रूरत है और समाज में ये मैसेज होने की ज़रूरत है कि समाज का कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह का मैसेज होगा और पैसे की और पावर की वजह से कोई कानून से बच जाए, इस तरह का मैसेज नहीं होगा तो समाज में ज़्यादा शांति होगी, क्राइम कम होगा।
जिस हिसाब से लोगों में आपकी गतिविधियाँ बढ़ी, लोगों के साथ बढ़ी और लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी, तो ऐसा सुनने में आ रहा है, हम नहीं कह रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, मेरे तो नौकरी के 3 साल पड़े हैं और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, ऐसा विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि अधिकारी को जो काम करना होता है जी। वो काम ईमानदारी से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, केवल लंच टाइम तक अपना कमरा लोगों के लिए खुला रखा है। वो हर अधिकारी का काम बनता है। सरकार भी अब तो इस पे बहुत ज़ोर दे रही है कि हम 11 बजे से 1 बजे तक लोगों की केवल समस्याएं सुने, कोई मीटिंग ना रखें और हर आदमी की बात सुनी है। किसी कोई समस्या है तो उसको मौके पे जाके देखा है फर्स्ट हैंड। तो इतना करने में भी यदि लोगों को ये लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो अभी लोगों को तो आपका तबादला पसंद नहीं आया है, लेकिन गर्ग जी यहाँ से जा रहे हैं, तो इस ज़िले से खुश होकर जा रहे हैं यहाँ के लोगों से, जनता से? जनता से मैं पूरी तरह खुश हूँ। जनता से मुझे कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी तरह का ऐसा कोई एपिसोड हुआ कि लोगों ने मुझे परेशान किया हो। मुझे तो ये लगता है कि रेवाड़ी के लोग इतने अच्छे हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ बात, कि इनके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इनके साथ थोड़ा शरीफ होने का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं तो कई बार कह देता हूँ। एम्स के शिलान्यास को लेकर काफ़ी दिन से यहाँ पे चर्चाएं चल रही है, तो उस बारे में थोड़ा बताएंगे कि कब तक होने के चांसेस हैं? देखिए, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया जी। उस समय तक एम्स की रजिस्ट्रियाँ शुरू नहीं हुई थी। तो ज्वाइन करने के बाद एक तो जो एम्स का मैप था कि जिस ज़मीन पे एम्स बनना है, वो मैप फ्रीज़ हुआ। मतलब ये सरकार के स्तर पे फैसला हुआ कि इतनी ज़मीन को हमने ख़रीदना है। और उसके बाद उस ज़मीन के किसानों की जो शंकाएं थी उनको दूर करके उनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू करवाई और आज लगभग 200 एकड़ की रजिस्ट्रियाँ सरकार के हक में हो चुकी हैं। केवल 3 एकड़ की रजिस्ट्री और बकाया है। लेकिन और फाउंडेशन स्टोन के लिए प्रस्ताव हमने सरकार को भेज दिया है। 3 एकड़ की रजिस्ट्री ना होने से फाउंडेशन स्टोन ना हो ऐसा नहीं है। फाउंडेशन स्टोन अब मुझे लगता है कि जल्दी ही एम्स का हो जाएगा। हर अधिकारी किसी न किसी क्षेत्र में अपना फुटप्रिंट छोड़कर जाते हैं, तो आपने भी प्रयास किए किसी काम में, और वो कौन सा काम है जिसमें मतलब जो करके आपको लगाओ कि यार सुकून मिल गया अब तो? देखिए, मुझे लगता है कि रेवाड़ी ने मुझे बहुत मौका दिया है अच्छे काम करने का। ज्वाइन करते ही पहला काम तो मैंने कहा कि एम्स की रजिस्ट्रियों का काम बहुत समय से रुका पड़ा था और एम्स की रजिस्ट्रियों में व्यक्तिगत रुचि लेके वो करवाई और आज 200 एकड़ ज़मीन सरकार के हक में हो चुकी है और अब एम्स वहाँ पे बनना ही बनना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मुझे मरते दम तक याद रहेगा कि मैंने एम्स का काम वहाँ पे करवाया था। दूसरा, रिजांगला पार्क की ज़मीन पे लगभग 30 एकड़ ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे थे जी। वो नोटिस में आने के बाद वो नाजायज़ कब्जे छुड़वाए। ये शहर के बीचों बीच में पार्क है, शहर का फेफड़े हैं एक किस्म से सांस लेने के लिए। ये भी मुझे अपनी उपलब्धि लगती है कि इतनी बड़ी ज़मीन से और इतने अच्छे पार्क को अब हम बढ़ा सकेंगे, तो ये कब्जे छूटे। तीसरा, एक शिशुशाला स्कूल के बारे में आपने सुना होगा। शिशुशाला स्कूल की ज़मीन पर फर्जी तरीके से फ्रॉड करके उसको अपने नाम करवाकर व्यक्तिगत आदमी के आगे बेचने की तैयारी हो गई थी और वो ज़मीन व्यक्तिगत नाम आदमी के नाम हो भी गई थी। जिस आधार पे करवाई थी, वसीयत के आधार पे, जांच पे वो वसीयत ही फर्जी मिली। उस वसीयत का तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट वो तैयार किया था। तो इसलिए वो जो रजिस्ट्री हुई थी प्राइवेट लोगों के नाम, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जी। वापस ज़मीन ओरिजिनल लोगों के नाम गई और उनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ। अभी उनकी सेशन कोर्ट में बेल भी रिजेक्ट हुई, शायद हाई कोर्ट में लगी हुई है, वो एक अलग मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कूल जो इतने सालों से चल रहा था, उसकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द होने से लैंड माफिया के द्वारा बचा लिया गया प्रशासन द्वारा। ये भी मुझे एक उपलब्धि लगती है। रेवाड़ी शहर में ज़मीन का बड़ा खेल है और उसकी गहराई में और ज़्यादा जाने की ज़रूरत थी। वो समय थोड़ा कम मिला, अदरवाइज़ तो वो काम भी।
इसी तरह से गांव में भी ज़मीनों का बड़ा खेल है। रतनथल गांव में 50 एकड़ ज़मीन जो है नाजायज़ कब्जे में थी, उस 50 एकड़ ज़मीन को छुड़वाया। तो ये तो ज़मीन से कब्जे छुड़वाने का मामला है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। और समाज के लिए अच्छा काम करते हो। और इसके साथ समाज में भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि सफाई कर्मचारी हमारा महत्वपूर्ण अंग है, इनके साथ हमें बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। और तीसरा, लोगों में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि प्रशासन जो है लोगों के लिए होता है, प्रशासन कोई ऐश करने के लिए नहीं होता। तो उससे लोग भी खुल के आए और बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ जो हो सकता है 20-20 साल से बंद पड़ी थी। गांव में बीपीएल के प्लाट काट दिए थे लेकिन कब्जे नहीं मिले थे, बीपीएल के प्लाट काट दिए, कब्जे मिल गए, रास्ता नहीं मिला था। तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का लगभग हर जगह फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं अपने, ऐसा मुझे लगता है। यदि अधिकारी संवेदनशील हो और लोगों की बात सुने तो समाधान भी होते हैं और बहुत पुराने जो समस्याएं थी उनके समाधान भी हुए हैं। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। आपने अपना 100% दिया। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।